मैसूर की पहली लड़ाई के इख्तिताम के वक्त अंग्रेज़ों के साथ हैदर अली का ये मुआहदा हुआ था कि दुश्मन को मार भगाने में दोनों फरीक एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन जब माधुराय ने सन 1770 में हैदर अली के खिलाफ मैदान जंग गर्म किया और हैदर अली अपना सफीर अंग्रेज़ों की जानिब रवाना किया और मुआहदा याद दिलाया तो उन्होंने आंखें फेर ली और गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। ये सख्त किस्म की बदअहदी थी। माधो राव से इसे अकेले लड़ना पड़ा। ये जंग तवील तबाहकुन मराहिल के बाद बिल आखिर सुलह के मुआहदे पर ख़त्म हुई। इस वाक़े के बाद हैदर अली का अंग्रेज़ों से बदज़न होना लाजमी था। इसने मजबूर होकर बार बार की कोशिशों में नाकामी के बाद फ्रांसीसियों की जानिब रुजू किया। अंग्रेज़ वक्त पड़ने पर हैदर अली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, लेकिन वक्त गुजरने के बाद यह मुआहदा फिर तातुल का शिकार हो जाते थे। इसी धूप छाँव में वो मरहट्टों से जंगें करता रहा। इन पे दर पे वाक़यात ने हैदर अली को अंग्रेज़ों की तरफ से मुकम्मल तौर पर बदज़न कर दिया। इसने अब किसी भी मसलहत को बाला ताक रखते हुए फोर्ट सेंट जॉर्ज हुकूमत को साफ लफ्जों में लिख दिया। डंडीगिल से लेकर कटबा तक आपकी हदूद मेरी हदूद के साथ मुल्हिक है और आप मेरे इलाके में मुसलसल रेशा दवानियाँ कर रहे हैं। नीलचरी का हुक्मरान मेरे इलाके में शोरोश और बदअमनी फैलाता है और मेरे मातहत नायरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इन हालात में जबकि आप भी उसूली के मुर्तकिब पाए जा रहे हैं, तब हमारे दरमियान कौन सा मुआहिदा बरकरार है और हम में से कौन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। अब हैदर अली की ख्वाहिश थी कि वो अंग्रेज़ों पर कारी ज़रब लगाए और इन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दे। इस ख्वाहिश की तकमील के ज़रूरी था कि वो मरहट्टों, निज़ाम और नवाब अरकाट के साथ इत्तेहाद करे। खुशकिस्मती से मरहट्टों को भी सूरत हाल का इदराक हो गया था, लिहाजा इनका झुकाव भी हैदर अली की तरफ हुआ। मरहट्टों से इसका इत्तेहाद हो भी गया, लेकिन दोनों फरीकों के अलग अलग मकासद थे, इसलिए लगता था कि ये देर पा नहीं होगा। हैदर अली मरहट्टों की तरफ से मुतमईन होने के बाद अंग्रेज़ों के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार था। वो सुरंगापट्टम से निकला और बेंगलोर में 22 योम गुजारने के बाद पेशकदमी जारी रखी। अंग्रेज इसकी पेशकदमी से बेखबर नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई फौजी तैयारी नहीं की। इनकी फौजें इधर उधर बिखरी रही। पेशकदमी की खबरें बराबर पहुंच रही थी, लेकिन बरतानवी हुक्काम कोई मौसर इकदाम नहीं अंजाम दे रहे थे। हैदर अली अंग्रेज़ों की इस बेफिक्री पर हैरत ज़दा था। हैदर अली के अल्फाज में अंग्रेज़ों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। वो बरतानवी इलाके में हमले करता फिर रहा था। इसने मद्रास और वेलवोर के इलाकों और इर्द गिर्द के इन इलाकों को ताराज कर डाला जो फौजी नकलो हरकत के लिए बरूए कार लाए जा सकते थे। इसने कडालोर और यंगापट्टम के साहरी इलाके के आगे तक के इलाके नजरियातिश कर दिए। वो तूफानी पेशकदमी करता हुआ तरनामली जा पहुंचा। यहाँ पहली मरतबा अंग्रेज़ों की तोपों ने इस पर गोलाबारी की, लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद अंग्रेज़ तोपें छोड़कर भाग गए। वो एक मुकाम चटपट पहुंचा तो इसकी मुजाहमत हुई, लेकिन मुकाबले में सिर्फ 300 सिपाही थे। ये मुकाम उसी दिन हैदर अली के कब्जे में आ गया। देखते देखते डोलीगढ़, चंबरगढ़, अरनी वगैरह को सरनगू करता हुआ वो अरकाट शहर के ऐन सामने नमूदार हुआ। इतनी तबाही के बाद अंग्रेज़ों की नकलो हरकत का आगाज़ हुआ। मालूम हुआ कि कर्नल मज़द आ रहा है। फिर चारों तरफ से फौजी आने लगी। मार्का आराई हुई और हैदर अली की बेहतरीन फौजी हिकमत अमली ने इसे अजीम फतह से हमकनार किया। अंग्रेज़ फौज की शिकस्त हैदर अली का एक यादगार कारनामा था, जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती थी। मद्रास की हुकूमत की इंतजामी मजलिस कई दिन तक सोग मनाती रही। हैदर अली की कामयाबियों को देखते हुए एक मरतबा फिर कर्नल स्मिथ को इसके मुकाबले लाया गया, लेकिन हैदर अली किसी जानलेवा तूफान की तरह मद्रास हुकूमत को हरासा करने में कामयाब हुआ। ईवानों में हलचल मची और मद्रास हुकूमत के सफीर सुलू के लिए इसकी खिदमत में हाजिर हुए। अंग्रेजी इलाकों में हैदर अली के झंडे लहरा रहे थे, फिर वो सुलह क्यों करता। इसने सफीरों से सर्द मोहरी का मुजाहरा की और पेशकदमी जारी रखी। कर्नल स्मिथ इसके ताक़ुब में था, लेकिन जहाँ जाता मैसूरी फौज की उड़ाई हुई गर्द के सिवा इसे कुछ न मिलता था। दरअसल हैदर अली ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, लिहाजा अंग्रेज ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किस समझ से आगे बढ़कर इनके साथ मार्का आराई करें। हैदर अली की हिकमत अमली की पैरवी करते हुए अंग्रेज़ों ने भी अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, लेकिन इब्तदाई में एक हिस्से का कमांडर कर्नल फर्चमैन पेशकदमी करते हुए हैदर अली की फौज के हत्थे चढ़ गया और शिकस्त खाकर कहीं रुपोश हो गया। कई अंग्रेज हलाक हुए और जंगी कैदी बना लिए गए। एक मरतबा फिर अंग्रेज सफीर सुलू के पैगाम के साथ हैदर अली के दरबार में आन पहुंचा। हैदर अली ने डोटोक अल्फाज में जवाब दिया, हम बजाते खुद मद्रास में दाखिल हो रहे हैं और गवर्नर और कौंसल की जुबानी सुलू की शराइत अपने कानों से सुनने की मुतमन्नी है। इस जवाब से मतलब अक्स करना लाजमी था कि हैदर अली का इरादा मद्रास का मुहासरा सर अंजाम देने का है। लिहाजा मद्रास की तमाम अंग्रेज फौज को हुक्म दिया गया कि मद्रास के कुर्बो जवार में जमा हो जाए। हैदर अली ने मद्रास की जानिब अपनी पेशकदमी का आगाज़ किया। इसने अपना पहला पड़ाव पांडिचेरी में किया, फिर गोडपोलर पहुंचा, यहाँ से कबीड़ पहुंच गया। अब वो मद्रास के करीब पहुंच गया था। अब अंग्रेज़ों को ये फिक्र हुई कि इसे सेंट थॉमस के दरिया को अबूर करने से रोका जाए, लेकिन उस वक्त तक वो पाली लुट के मुकाम पर पड़ाव डाल चुका था। इसका मतलब यह था कि वो मद्रास के दरवाजे पर था। अब इसे रोकने का हल फौजी कार्रवाई में नहीं, सियासी बातचीत में था।
انگریز کونسل نے اپنا اجلاس فوراً منعقد کیا۔ بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ گورنر مدراس ڈوپری حیدر علی کے دربار میں حاضری دیں گے اور صلح کی درخواست کریں گے۔ صلح کی اولین شرط کے مطابق ہوسکٹا کا تمام تر اسلحہ، توپ خانہ اور دیگر سامان حرب جسے اہل دکن، انگریزوں اور نواب ارکاٹ نے وہاں ذخیرہ کیا تھا، حیدر علی کے قبضے میں جائے گا۔ نواب ارکاٹ اور انگریز حیدر علی کو سالانہ 6 لاکھ خراج ادا کریں گے اور اطاعت گزاری کریں گے۔ فریقین ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے سے گریز کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس معاہدے کے مطابق حیدر علی ان تمام مقبوضات اور علاقوں کا مالک ہوگا جن پر وہ قبضہ کر چکا ہے۔ حیدر علی پر یہ راز کھل چکا تھا کہ انگریزوں کو مکمل شکست سے دوچار کرنا مشکل ہے۔ طویل دورانی پر مشتمل یہ جنگ کسی بھی وقت بے نتیجہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ خدشہ بھی برابر لاحق تھا کہ اس کی شمالی سرحد مرہٹوں کی جارحانہ کارروائیوں کے خطرے سے خالی نہیں۔ وہ انگریزوں کا غرور توڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا، لہٰذا اب صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس کا یہ قول بھی سچ ثابت ہو گیا تھا۔ ہم بذات خود مدراس میں داخل ہو رہے ہیں اور گورنر اور کونسل کی زبانی صلح کی شرائط اپنے کانوں سے سننے کی متمنی ہے۔ اب وہ اپنے کانوں سے صلح کا پیغام سن رہا تھا۔ مدراس میں انگریز گورنر کو اپنا مطیع بنانے کے بعد حیدر علی نے ہوسکٹا کا رخ کیا اور معاہدے کے مطابق انگریزوں کے اسلحے کے ذخیرے پر اپنا قبضہ جمایا۔ وہ 50,000 سواروں، 60,000 پیادہ سپاہ اور 500 ہاتھیوں کی جلوس میں فاتح عالم کی طرح سرنگا پٹم میں داخل ہوا تو دیکھنے والوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی حیدر علی ہے، لیکن چہرے پر ناقابل بیان تھکن تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ حیدر علی جس وقت انگریز کمانڈروں کے لیے دہشت کا نشان بنا ہوا تھا، اس سے مقابلے کے سر آئر کوٹ کو انگلستان سے مدراس بلایا گیا۔ یہی وہ لائق کمانڈر تھا جس کی اہمیت کو حیدر علی نے بھی تسلیم کیا۔ حیدر علی بستر مرگ پر تھا جب اس نے آئر کوٹ کی موت کی خبر سنی۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھا، یہ ایک اہل شخص تھا، اس نے خوب ہمارا مقابلہ کیا۔ آئر کوٹ جب ہندوستان پہنچا تو حیدر علی نے امبور، ویلبور، ونڈی واش، پریم آکل اور چنگل پٹ وغیرہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ آئر کوٹ کے ہندوستان پہنچتے حیدر علی سے اس کی مارکہ آرائیاں شروع ہو گئی۔ اولین محاذ چنگل پٹ پر قائم ہوا۔ پھولچری کے مقام پر آئر کوٹ نے پیش قدمی ترک کر کے کڑلور کا رخ کیا، جہاں حیدر علی محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اس کی توپیں قلعہ پر گولہ باری کر رہی تھی۔ حیدر علی کو معلوم ہوا کہ آئر کوٹ اس سے پہلو تہی کرتے ہوئے محمود بند کی جانب کوچ کر گیا ہے۔ اس خبر کو سن کر حیدر علی نے محاصرہ ختم کیا اور محمود بند کا رخ کیا۔ اسی وقت مدراس کے سمندر میں ایک فرانسیسی بحری بیڑا دیکھا گیا، لہٰذا آئر کوٹ مدراس پہنچا۔ حیدر علی اس کے تعاقب میں تھا، اس لیے وہ راستہ تبدیل کر کے کڑلور چلا گیا تاکہ حیدر علی مدراس تک نہ چلائے۔ آئر کوٹ نے حیدر علی سے مارکہ آرائی کا فیصلہ کر لیا۔ حیدر علی ایک شاطر تھا، اس نے راتوں رات سڑکیں اپنے قبضے میں کر لی تاکہ آئر کوٹ کو رسد نہ پہنچ سکے، لیکن بحری راستے سے رسد کے ذخائر انگریزوں تک پہنچ چکے تھے۔ آئر کوٹ اور حیدر علی کی افواج میں مارکہ آرائی ہوئی اور آئر کوٹ نے حیدر علی کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ حیدر علی نے پسپا ہوتے ہوئے پرموکل کے قلعے کا رخ کیا جو انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ قلعہ نہایت مضبوط تھا، لیکن دشمن محض 6 دن ہی اس کا دفاع کر سکا۔ 7ویں روز قلعہ حیدر علی کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد بھی آئر کوٹ کے ساتھ حیدر علی کے کئی مارکے ہوئے۔ ارکاٹ، ڈنڈی واش، کڑلور وغیرہ میں دونوں کا خوب آمنا سامنا ہوا، یہاں تک کہ مدراس کی صلح کا وقت آ گیا۔ اس صلح سے بے خبر حیدر علی کا بیٹا ٹیپو انگریزوں کے خلاف بدستور نبرد و آزما تھا۔